जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले हमने समास चैप्टर को पढ़ लिया है, आज हम सभी पढ़ेंगे वर्णमाला। दरअसल क्या है कि सीटेट में 15 क्वेश्चन ग्रामर से आता है और 15 क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र से आता है। टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, तो ग्रामर पोर्शन यहाँ पे कम पूछा जाता है। और जब यूपी टेट होता है तो उसमें ग्रामर ही पूरा होता है। तो हम कुछ ऐसे चैप्टर को ले रहे हैं, जैसे गद्यांश देगा तो उसी के अंतर्गत या फिर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ग्रामर में। गद्यांश में उसी गद्यांश से समास का कोई शब्द उठा लेंगे या संधि विच्छेद संधि पूछ लेंगे। तो इस प्रकार आज का हमारा चैप्टर होगा वर्णमाला। आज हम सभी क्या पढ़ने वाले हैं? वर्णमाला पढ़ेंगे। आप सभी क्लास को अधिक से अधिक सहयोग कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिएगा। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम वर्णमाला चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे ताकि बहुत बड़ी क्लास ना लगे। उम्मीद है आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा वर्णमाला। तो पहले हम समझते हैं वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला क्यों कहते हैं। जैसे वर्णमाला शब्द से ही हमें प्रतीत हो रहा है, वर्ण और माला यानी वर्णों की माला। जैसे आप सभी जानते हैं या आप सभी देखे हैं, चाहे वो फूलों की माला हो या कोई मोतियों की माला हो, जब हम उस माला को बनाते हैं तो उस मोतियों को जब पिरोते हैं तो 3-3 और 4-4 की लड़ी में हम कोई मोती को लगाते हैं, यानी व्यवस्थित ढंग से लगाते हैं। ये नहीं कि पहले हरा फिर लाल काला पीला कुछ भी नहीं, उसका एक निश्चित क्रम होता है। उसी प्रकार से हमारा जो वर्णमाला है इसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से संजो कर रखा गया है। जैसे देखें तो पहले वर्णमाला में क्या, पहले स्वर को रखा गया, उसके बाद व्यंजन को। और जब उस वर्णमाला चैप्टर के अंदर जाएंगे, स्वर में जाएंगे तो पहले ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, फिर प्लुत स्वर, इस प्रकार से। उसी प्रकार व्यंजन में जब जाएंगे तो कंठ, तालव्य, मूर्धन और ये सब एक व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। तो अब हम चलते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। जैसे वर्णमाला हुआ, फिर हम सुनते हैं ध्वनि। क्या? ध्वनि। जैसे वर्णमाला होता है, जब हम किसी चीज को लिख देते हैं तभी होता है। हम अपनी ध्वनि को, जैसे हम कुछ बोलें, गाएं, गुनगुनाएं, तो वो हमारी ध्वनि होती है। जब और ध्वनि को जब लिखते हैं यानी लिखित रूप से कर देते हैं तो वह हमारा वर्ण कहलाता है। जब उसी ध्वनि को हम लिख देते हैं तो वह हमारा कोई ना कोई वर्ण हो जाता है या शब्द हो जाता है। ध्वनि के बाद हम आ जाते हैं वर्ण पे। आप सभी समझते रहिएगा, ध्वनि जैसे हम कोई चीज को गुनगुनाते हैं, आ ई उ, ये हमारी ध्वनि है। लेकिन जब हम इसी चीज को क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए लिख दिए आ, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। ई, ये मैं अभी आपको समझने के लिए बता रहा हूं। ध्वनि जो हम गुनगुनाते हैं या कुछ बोलते हैं तो हमारी ध्वनि होती है, उस ध्वनि को जब हम लिख देते हैं तो ये हमारा वर्ण हो जाता है। और वर्ण के बाद हम देखते हैं क्या, शब्द। अब शब्द देख लेते हैं। शब्द क्या होता है, जब किसी भी वर्ण को हम मिलाते हैं, मान लीजिए 2 अक्षरों को, 2 वर्णों को मिलाते हैं तो वो हमारा शब्द बन जाता है। लेकिन ऐसे नहीं कि किसी भी वर्ण को हम मिला के लिख दें तो वो हमारा नहीं। सार्थक वर्णों के समूह को, क्या, सार्थक वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे ना एक वर्ण है, ला दूसरा वर्ण है, तो हमने दोनों वर्ण को मिला के लिखा तो नल हो गया, ये हमारा क्या हुआ, शब्द। लेकिन अब इसी को हम लिख दें ला और ना, लन कोई शब्द है, शब्द तो बन जाएगा लेकिन इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं मिल रहा। इसी प्रकार सार्थक वर्णों के समूह को ना और ला, ये दोनों वर्ण है लेकिन एक सार्थक है, इसका एक अर्थ निकल के आ रहा, तब ये हमारा जाके शब्द बना। लन कोई शब्द नहीं है, तो इस प्रकार शब्द हो जाएगा।
शब्द के बाद हम देखते हैं क्या, वाक्य। वाक्य क्या होता है, आप सभी समझिएगा कि वाक्य क्या होता है। वाक्य क्या होगा कि सार्थक शब्दों के समूह को, क्या, सार्थक शब्दों के समूह। शब्दों के समूह मतलब कई सारे शब्द को हम जब लिखते हैं उन दोनों को मिलाकर तो हमारा एक वाक्य तैयार होता है, सेंटेंस तैयार होता है। जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे राम बाजार जाता है। ये क्या है, सभी शब्द हैं लेकिन सार्थक क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए यह एक वाक्य बन जाता है। जैसे राम बाजार जाता है, अगर हम इसी को, इन्हीं शब्दों को उलट फेर के रख दें तो वाक्य नहीं बनेगा क्योंकि सार्थक नहीं लगेगा। जैसे आप लिख देते हैं है बाजार राम जाता, ये हमारा क्या है, वाक्य। सार्थक शब्दों के समूह को मिलाकर जब हम लिखते हैं तो ये हमारा वाक्य कहलाए। लेकिन क्या इसमें सार्थक है, इसमें क्रम ही उलट फेर है, तो ये हमारा वाक्य नहीं कहलाएगा, ये हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। तो ये हम थोड़ा सा समझ लिए हैं। अब आगे चलते हैं, वर्णमाला को हम पढ़ते हैं। आप सभी क्लास में बने रहिएगा। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या, हिंदी वर्णमाला के भेद। क्या पढ़ेंगे, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी वर्णमाला के भेद। अब इसके कितने भेद होते हैं, इसके दो भेद होते हैं। कितने, दो भेद। कौन कौन से, यहां पर हम लिख लेते हैं कि इसके दो भेद होते हैं। अब कौन कौन से इसके दो भेद होंगे, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। यहां लिखते हैं, पहला क्या हो गया, स्वर हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा व्यंजन हो जाएगा। तो ये हमारे इसके दो भेद हो गए। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, केवल और केवल स्वर पढ़ेंगे। केवल और केवल स्वर को हम समाप्त करेंगे। जब हम कल इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे तो वो हमारा व्यंजन से होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्वर। स्वर की परिभाषा लिख लीजिएगा आप सभी। स्वर की परिभाषा, क्या, स्वर की परिभाषा। तो अब इसकी परिभाषा क्या होती है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, क्या, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से निकलने वाली वायु या प्राणवायु, क्या, वायु या प्राणवायु स्वतंत्र होके या निर्विघ्न भी हम कह सकते हैं, निर्विघ्न होकर निकलती है तो वह हमारा स्वर कहलाता है। अब हम इसकी परिभाषा को पहले लिख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से
निकलने वाली प्राणवायु निर्विघ्न होकर, यानी बिना किसी रुकावट के, निर्विघ्न होकर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। उसे स्वर कहते हैं। यह हमारी स्वर की परिभाषा हो गई। क्या हो गई? यह हमारी स्वर की परिभाषा हो गई। तो और लिख लीजिए, इसमें स्वर एक स्वतंत्र इकाई है। मान लीजिए ऑप्शन में आ जाए स्वर कैसी इकाई है, तो इसी के आगे लिख लीजिए स्वर एक स्वतंत्र इकाई है। क्या? स्वर एक स्वतंत्र इकाई है। तो अब हम देखते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। या अगर हमसे पूछे स्वरों की संख्या कितनी होती है, पहले हम देखते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे स्वर हो गए। क्या हुए? ये हमारे स्वर हो गए। अब हमसे पूछे स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी हो गई? स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर हम सोचेंगे अंग और आहा, तो ये हमारे अयोगवाह होते हैं, इसीलिए इन दोनों को नहीं लिखा गया है। अगर पूछे अयोगवाह स्वर कौन होते हैं, तो अंग और आहा होते हैं। ये हमारे विसर्ग के अंतर्गत आहा जो है, आहा, तो हा जैसी ध्वनि आती है, इसलिए इसे स्वर में शामिल नहीं किया गया है। अंग अंग ना जैसे स्वर आता है, इसीलिए इसे हम स्वर में नहीं गिनते हैं। तो हमारे स्वरों की कितनी संख्या होती है? जब भी पूछेगा स्वरों की संख्या, तो कितने पर टिक करेंगे हम सभी? 11 पर टिक करेंगे। इसके आगे अब हम देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने? लिख लेते हैं कि स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। वो भेद कौन कौन से होते हैं, यह हम सभी देखने वाले हैं।
पहला देखेंगे मात्रा के आधार पर। पहला है मात्रा के आधार पर। क्या है? पहला मात्रा के आधार पर। इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा आप लोगों को मैं एक बार बता देता हूँ। इसकी परिभाषा लिखने वाले नहीं है, क्योंकि परिभाषा कभी पूछी नहीं जाएगी और आप सभी लोगों को पता भी होगा। बस जो पूछा जाएगा वो हम करेंगे छोटी छोटी क्लासों में आराम से। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से, क्या हमारे मुख से बहुत ही कम मात्रा में या अल्प मात्रा में सांस हमारे मुख से बाहर आए, तो वह हमारा होता है क्या? ह्रस्व स्वर। मात्रा के आधार पर भी हम देखेंगे क्या? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होगा कि ह्रस्व स्वर क्या होगा कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अल्प मात्रा में या कम मात्रा में सांस बाहर निकले, तो वह हमारा अल्प स्वर ह्रस्व स्वर होता है। अब ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं यह हम देखते हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ और री आएगा। क्या आएगा? ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ, री आएगा। और ये कितने वर्ण हो गए हमारे? ये 4 वर्ण हो जाते हैं। इसके बाद हम मात्रा के ही आधार पर देखेंगे दीर्घ स्वर। कौन सा? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से ह्रस्व से 2 गुना, क्या? ह्रस्व से 2 गुना प्राणवायु या हमारे मुख से सांस निकले, तो वह हमारा दीर्घ स्वर होता है। अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाएगा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर। अब हम देखते हैं कि दीर्घ स्वर अगर पूछ ले दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी देख रहे हैं दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। कितनी? 7। ह्रस्व स्वर 4 और दीर्घ स्वर 7, तो 4, 7, 11 स्वर हो गए हमारे। इसके बाद आता है प्लुत स्वर। क्या? प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या होता है वो हम देखते हैं। जिन स्वरों का या जिन स्वर का उच्चारण करते समय हमारे मुख से दीर्घ से भी ज्यादा, क्या? दीर्घ से भी ज्यादा प्राणवायु हमारे मुख से सांस निकले, तो वह होता है हमारा दीर्घ स्वर, सॉरी प्लुत स्वर होता है। वह हमारा होता है प्लुत स्वर। जब दीर्घ से भी ज्यादा समय लगेगा तब वह हमारा होगा प्लुत स्वर। जैसे हम उच्चारण करते हैं ओम, तो क्या होता है कि इसमें हम समय ले रहे हैं, किसी भी चीज को खींच कर बोलते हैं तब। ठीक उसी प्रकार और क्या होता है, जैसे हम गांव में किसी को बुलाते हैं, बहुत दूर हो, कोई व्यक्ति बहुत दूर हो, मान लीजिए रमेश नाम हो उस व्यक्ति को, अब हमें रमेश को बुलाना है और बहुत दूर है, तो हम लोग क्या करते हैं, रमेशवा करके बोलते हैं, रमेश करके बोलते हैं। क्या? किसी भी चीज़ को खींच देते हैं, बोल देते हैं, लास्ट में लास्ट वाले वर्णों को हम बहुत देर तक ले जाते हैं, तो वो हमारा प्लुत स्वर के अंतर्गत आएगा। फिलहाल यहाँ पे हम केवल एक ही भावना को लिखेंगे और इसकी ह्रस्व स्वर की जो मात्रा होती है वह
एक मात्रा होती है और दीर्घ स्वर की जो मात्रा होती है वह दो मात्रा होती है। कितना? ह्रस्व स्वर की एक मात्रा, दीर्घ स्वर की दो मात्रा और प्लुत स्वर की जो मात्रा होगी वह तीन मात्रा होगी। कितनी होगी? तीन मात्रा होगी। अब प्लुत स्वर का मैं एक ही लिख लीजिए, जैसे ओम। क्या? इसका ओम लिख लीजिए। यह हो गया आपका उदाहरण। ये तो हम देखें मात्रा के आधार पर, हमने पहला देखा है मात्रा के आधार पर। स्वर के तीन भेद थे, तो पहला था मात्रा के आधार पर। अब हम इसके बाद दूसरा देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होता है, जैसे हमारा गला होता है, कंठ होता है, फिर तालु होता है, फिर मूर्धा होता है, फिर दंत आता है, फिर ओष्ठ आता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाता है। तो इसमें हम पहला लिखते हैं कंठ या फिर कंठ होता है। ठीक, ये हो गया पहला। फिर कंठ के बाद लिखते जाते हैं, फिर बताते हैं क्या है कंठ। फिर आएगा दूसरा तालव्य हो जाएगा। कंठ हुआ, तालव्य हुआ। फिर तीसरा क्या आएगा? तालव्य के बाद मूर्धा आएगा। क्या आएगा? मूर्धा आएगा, या मूर्धन्य बोलेंगे। क्या? मूर्धन्य लिख लेते हैं। मूर्धन्य हो गया। फिर चौथा लिखते हैं क्या? ओष्ठ। चौथा हो गया ओष्ठ। क्या हुआ? ओष्ठ हुआ। ओष्ठ के बाद हम लिखेंगे कंठ। कंठ ओष्ठ। क्या? कंठ ओष्ठ। उसके बाद हम लिखेंगे कंठ तालु। पहले लिख देते हैं कंठ तालु। क्या? कंठ तालु लिखते हैं पहले, कंठ तालु। उसके बाद लिखेंगे कंठ ओष्ठ। अब हम देखते हैं कि कंठ के अंतर्गत कौन सा स्वर आता है। कंठ के अंतर्गत हमारे दो स्वर आते हैं। कौन से? अ आ। क्या? अ आ। जब हम अगर ऐसे हाथ रख कर देखें अ आ, यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा यहाँ पर, यानी जो कंठ होता है वहां पर कंपन होता है। क्या? ये हमारा हो गया कंठ के अंतर्गत। अब तालु के अंतर्गत कौन कौन सा स्वर आता है? तालु के अंतर्गत ई आता है। क्या आता है तालु में? ई आता है। फिर है मूर्धन्य। क्या? मूर्धन्य। मूर्धन्य के अंतर्गत कौन सा आएगा? री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? री आ जाएगा। ये क्या है? क्रम थोड़ा सा उलट फेर, जैसे अ आ ई, फिर उ आता है। ओष्ठ से क्या आ जाएगा? उ। उ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उ उ। लेकिन पहले हमारा कंठ चालू होगा, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य। इस प्रकार से मैंने लिख दिया है। फिर आया क्या? कंठ तालु। तो कंठ तालु में ए ऐ। क्या? कंठ तालु में ए ऐ दो वर्ण आ जाएंगे। उसके बाद है कंठ ओष्ठ। क्या है? कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ में कौन कौन सा बचा? जो बचा है वही लिख देंगे, ओ और औ। क्या? ओ और औ, यह दो वर्ण
बचते हैं। ये तो हमारा हो गया मात्रा के आधार पर दूसरा। कौन सा? मात्रा के आधार पर दूसरा। अब हम देखते हैं मात्रा के आधार के अंतर्गत ही तीसरा। मात्रा के आधार पर तीसरा क्या होता है? उच्चारण प्रयत्न विधि के आधार पर। तीसरा लिख लेंगे उच्चारण प्रयत्न विधि, विधि या विधि, विधि के आधार पर। अब इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें 4 होते हैं इसके। कौन कौन से? पहला विवृत। क्या? इसमें जो पहला होगा वह होगा विवृत। कौन सा? विवृत स्वर। पहला होगा विवृत स्वर। फिर उसके बाद आएगा अर्ध विवृत। क्या आएगा? अर्ध विवृत, विवृत, अर्ध विवृत, फिर उसके बाद संवृत। तीसरा हो जाएगा संवृत। ये दोनों तार रहेंगे संवृत। फिर चौथा हो जाएगा इसी के अंतर्गत अर्ध संवृत। कौन सा? अर्ध संवृत हो जाएगा। अब संवृत क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुख बंद रहे। क्या? अब पूरी तरीके से बंद रहे तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन बंद रहे, बिल्कुल हल्का खुले। क्या? बिल्कुल हल्का खुले, तो वो हमारे विवृत के विवृत के अंतर्गत आएगा। कैसे? विवृत क्या होगा? बंद नहीं होगा, हल्का सा खुला रहे, हल्का खुला रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप हो गई। विपरीत क्या होगा कि जहाँ पर मुख खुला रहे लेकिन हल्का, तो वो वर्ण हमारे विपरीत के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से विपरीत के अंतर्गत आते हैं वह हम देखते हैं। इसके अंतर्गत आएगा। कौन सा वर्ण आएगा? इसके अंतर्गत आ वर्ण आता है। किसी किसी बुक में बड़ा आ भी दिया होता है, यानी ये वाला, लेकिन हम देखेंगे कि विपरीत के अंतर्गत केवल ह्रस्व आ आएगा। इसके बाद है अर्ध विपरीत। इसके बाद है अर्ध विपरीत। इसमें क्या था? मुख खुला होता था कम। अर्ध विपरीत में क्या होगा? इसमें मुख खुला होता था, इसमें और भी कम खुला होगा। तो अर्ध विपरीत के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे उसे हम देखते हैं। अर्ध विपरीत के अंतर्गत आएगा आ, ए, क्या आएगा? आ, ए और औ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ, ए, औ, ये वर्ण आ जाएंगे अर्ध विपरीत के अंतर्गत। अब हम देखते हैं क्या? संवृत। क्या आएगा? संवृत। संवृत का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख लगभग बंद के समान रहता है। इन दोनों में खुला रहता है। क्या? विपरीत और अर्ध विपरीत में खुला हुआ होता है, लेकिन संवृत में बंद बंद के जैसे जैसे इ, ई, उ, ऊ, इस प्रकार से हम उच्चारण करें तब। क्या? इ, ई, उ, ऊ। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? इ, ई, उ, ऊ। क्या? इ, ई, उ, ऊ। तो अगर हम संवृत के वर्णों को याद करना चाहें तो क्या कह सकते हैं? यह है उ, यह है ई। तो क्या बोलेंगे? उई। क्या? संवृत को याद करने के लिए उई कह सकते हैं। उ से दोनों उ, ई से दोनों ई, तो उई करके हम याद कर सकते हैं। अब आ जाओ अर्ध संवृत में। किसमें? अर्ध संवृत में। अर्ध संवृत में क्या आ जाएगा? ए और
ओ आएगा। ए और ओ आ जाएगा। तो अर्धसमृद्ध को याद करने के लिए ओए, क्या एक सम है ओए ओए करके, तो क्या कर सकते हैं हम इसे आसानी से याद कर लेंगे। अर्धसमृद्ध में ओए और समृद्ध में उई, क्या समृद्ध में उई और समृद्ध में ओए, तो ये हमारा हो जाता है स्वर। स्वर का थोड़ा सा और बचा रहेगा जो हम कल देख लेंगे, क्योंकि अब अगर देखते हैं तो क्लास हमारी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो उम्मीद है आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लाइक करेंगे। आपकी जो राय हो कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। इसके आगे की क्लास हम कल कर लेंगे। अगर वर्णमाला चैप्टर 2 पार्ट में नहीं समाप्त होगा तो हम इसे 3 पार्ट में भी कर लेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।